देखें एग्जिट पोल के, बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और इस बार बीजेपी के हौसले भी बुलंद थे। ममता दीदी की बॉडी लैंग्वेज भी पिछले साल की तरह नहीं थी, तो ऐसा भी लग रहा था कि टीएमसी कहीं ना कहीं थोड़ी बैकफुट पे पिछले बार के मुकाबले दिख रही है। एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सारे एग्जिट पोल्स देख रहा था और अगर आप देखें तो तस्वीर बदली हुई है और जिस सत्ता ने बंगाल को शीर्षासन कराया था उस सत्ता को शीर्षासन कराते हुए ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई एक आध अंदाजा अभी पीछे ये बात हुई कई बार और ये दबाव रहा है एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों पर भी कि उनकी प्रामाणिकता, उनकी साख और उनका अपना जो सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है वो नहीं चल पाएगा अगर वो केवल राजनीतिक बात करते रहेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि आज अगर 5 सर्वे एक स्वर में कोई बात कह रहे हैं और हर जगह टीएमसी को एक चोट लगती हुई दिख रही है, तो इस चुनाव को मैं एक जो टीएमसी की अजेयता का मिथक था उस मिथक को टूटते हुए मैं एग्जिट पोल्स के आईने में देख रहा हूँ। वोटर टर्नआउट इस बार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला और जो रिकॉर्ड टूटा है आज जब दूसरे चरण के बाद भी, क्या ये वाकई में एंटी इनकम्बेंसी है या वो जो एसआईआर की बात ममता बनर्जी या टीएमसी कर रही है वही है? देखिए, ट्रेडिशनल विजडम तो यही है, जो अगर वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है और कोई हम लोग को कारण नजर नहीं जान पड़ता है जो उस विजडम को हम लोग खारिज करें। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है और इस बार बीजेपी आएगी। मुझे लगता है जो बीजेपी का आना बहुत ही जरूरी है, उसका 2-3 कारण है। पहला, बंगाल की जीत के बिना, वेस्ट बंगाल की जीत के बिना बीजेपी का जीत अधूरा है, क्योंकि इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे, जो जनसंघ, जो पॉलिटिकल प्रेडिसेसर है बीजेपी का, वो वहीं के थे, ठीक है, और वहां अपने घर में ही बीजेपी आज तक कभी आ नहीं पाई थी। तो इसीलिए एक ये ऐतिहासिक, अगर जीत जाती है बीजेपी, वो तो 4 मई को पता चलेगा, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा बीजेपी के लिए। दूसरा, बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। राष्ट्रवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ है? राष्ट्रवाद का 20वीं शताब्दी में जो शुरुआत हुआ है या उससे थोड़ा पहले भी 20वीं शताब्दी के लास्ट में भी, वो सब बंगाल में रहा है। तो जो राष्ट्रवाद की जो राजनीति करती है उस पर राष्ट्रवाद की जो पैदाइश की जो भूमि है वही अभी तक नहीं आ पाई है, वो भी एक है। तीसरा कारण मैं ये कहना चाहूँगा, तो देखिए इंडिपेंडेंस से पहले अब बंगाल का कंट्रीब्यूशन देखिए देश में क्या रहा है। फंडामेंटल साइंस में अगर जो 4-5 लोग जो एकदम कंट्रीब्यूशन किए, 4 मुख्य रूप से कहिए, एक सीवी रमन, वो भी वही बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। दूसरा जगदीश चंद्र बसु, तीसरा सत्येंद्र नाथ बोस, चौथा मेघनाथ साहा, वो सारे लोग बंगाल से थे। और पता नहीं इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ बंगाल को, वो कभी वामपंथी राजनीति के चंगुल में फंस गई। उसके बाद वो है जो फ्रॉम पैन टू फायर वाले जो कहावत है, वो आग निकल के तबाह में गिर गई, वो टीएमसी के चंगुल में फंस गई। बंगाल रिकवर नहीं कर पा रहा है। बंगाल अपना जो इसका इंटेलेक्चुअल लीगेसी था, उसका जो ज्ञान हर एक क्षेत्र में जो मुख्य अग्रणी भूमिका में थी, सो बंगाल अलग थलग होकर के पड़ा हुआ है। तो मुख्य धारा मुझे लगता है जो इस बार की बीजेपी जीत जाती है तो बंगाल देश की मुख्य धारा में लौटेगी और फिर से भारत में बंगाल जो है जो पुरानी अपनी भूमिका को फिर से वापस पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो एग्जिट पोल इस बार बंगाल का दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एग्जिट पोल नहीं है, बंगाल की जनता का मन है या बदलाव है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है? लोगों के मन में ये विश्वास हुआ है कि वो अपने मन से वोट कर पाएंगे, फ्री एंड फेयर पोल हो पाएगा। और यदि फ्री एंड फेयर पोल होगा तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से, ममता दीदी से बंगाल की जनता नाराज है और अपना मन, अगर अपने मन से वोट करेंगी तो शायद भाजपा के पक्ष में बहुत और पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, मुझे लगता है कि। और अभी क्या है, पिछले आप चुनाव उठा करके एनालाइज करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जनता जब
सीट्स बढ़ाने में, मतलब सीट्स देने पर आती है, तो फिर वो मार्जिन का या फ्रिंज का काम, मतलब मार्जिन पे काम नहीं कर, वो एंड ब्लॉक होता है और वो बड़ा एक परिवर्तन जो है, तो भाजपा का नीचे जाने का कोई कारण दिखता नहीं है। और ममता दीदी की उतनी सीट जितनी पिछली थी वैसे उतनी आने का भी कोई कारण नहीं दिखता है। तो वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी अगर आप चलते हो तो लगता है कि इन पोल्स के आसपास का कहीं कुछ रिजल्ट आना चाहिए। ये जो टर्नआउट है 91.4% का, और साथ ही साथ जनता का बाहर निकलना है, क्या बताता है और क्या तस्वीर बंगाल के लोगों को दिखाई दे रही है 4 मई की? ये पिछली बार इलेक्शन में यहाँ 18 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की इस फेज में, वो बढ़ के न्यूनतम कम से कम 60 वो बनने वाली है, वो 18 से 60 बनने वाली है। और अभी तक जो चर्चा मैंने सुनी उसके अंदर मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, ये कि पश्चिम बंगाल का जो एक और चैलेंज है वो है इस्लामिक रेडिकलिज्म, फंडामेंटलिज्म, जिहाद का जो चैलेंज है। और एक बात अब इसको हम लोगों ने देवजनी दी भी है, वो बताएंगी, इस फेज में जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पर नदिया से लेकर भांगुर तक जो बांग्लादेश बॉर्डर का जो इलाका है, जो एरिया है, ये इलेक्शन मैक्सिमम बांग्लादेश बॉर्डर के एरिया में इलेक्शन हुआ है। नदिया से लेकर, नदिया के बाद हावड़ा बनगांव, वहां से लेके कैनिंग तक, एकदम सुंदरबन, ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के उस तरफ जो बांग्लादेश है, वहीं से बांग्लादेश की पार्लियामेंट में 75 जो जमात सीटें जो जमात ने जीती है बांग्लादेश में, वो 75 सीटें इसी बांग्लादेश बॉर्डर पर है। मतलब आज जहां इलेक्शन हुआ है वो पूरा जमात का शैडो एरिया में इलेक्शन हुआ है। आपका नदिया से लेकर शुरू करके बनगांव, हावड़ा, उसके बाद उत्तर संदेश खाली, उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगनास का कैनिंग, सुंदरबन तक, ये वो बॉर्डर एरिया है, इंडिया बांग्लादेश का वो बॉर्डर है जहां बांग्लादेश की साइड पर जमात सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये जमात का शैडो एरिया में इलेक्शन हुआ है। तो ये जो जिहाद का चैलेंज है, डेमोग्राफी का जो चैलेंज है, ये वेस्ट बंगाल के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है। राष्ट्रवाद को फिर से पुनर्जीवित करना है। बंगाल जिस तरह से हिंदुत्व की भी एक जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, उसको रिवाइव करना है। बंगाल को मुख्य धारा में लाना है, साथ ही साथ बंगाल को इस जमात और जिहाद से बचाना है। आज अगर हम हिंसा की बात करें, पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन जिस तरह से लोग निडर होकर बाहर निकले हैं, वोट डाले हैं, और जो तस्वीरें लोगों ने देखी है आज, चाहे हम पानीहाटी की बात करें जहां पर जो अभया है उनकी मां को बीजेपी ने टिकट दिया, उनको चारों तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई है, लेकिन यही वो बंगाल की जनता है जो देख रही कि एक बार न्याय के लिए निकली थी, जब न्याय नहीं मिला और अब वो चुनाव के लिए जब निकले तब उसे भी घेरा जा रहा है। उसके बावजूद लोगों का पोलिंग बूथ तक आना और उसके बाद वोट करना, और वोट करने का मुखरता के साथ इस पे बात भी करना, ये तस्वीर पिछले 2021 से अगर हम देखें तो 2026 में कितनी बदली है, और ये बंगाल के अंदर के किस बदलाव को बताती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं सबको सुन रही थी, बहुत गुनीजन है सब। बात ये है कि 2021 से नहीं, हमें देखना चाहिए गए 50 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बंगाल में कोई भय रहित चुनाव हुआ है। पिछले 50 सालों में ऐसा चुनाव बंगाल कभी देखा ही नहीं। और बंगाल में जो टेरर है, वो टेरर कैसा है, वो बाकी भारत में अब तक समझा ही नहीं था। 2021 तक बाकी भारत में समझा ही नहीं था, और बंगाल के लोगों में ये एक दुख था कि क्या भाजपा बंगाल को सीरियसली ले रहा है। अगर ले रहा है तो बंगाल के लिए जो व्यवस्था करनी है वो क्यों नहीं कर रहा है। ये 2021 में भी ऐसा सवाल था लोगों के मन में, लेकिन 2026 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से मतलब सारे कार्य हुआ है, जैसे कि एसआईआर अपने आप में ऐसा एक स्टेप था जो कि बंगाल के लोगों को बहुत खुश किया, क्योंकि बंगाल के हर आदमी ये तो अवेयर तो है कि बंगाल में बहुत सारे घुसपैठ है,
तो बंगाल के सारे लोगों को पता है। लेकिन वो लोग सोचते थे कि भारत सरकार भाजपा को उतना सोचना नहीं है, वो इतना नहीं सोच रही है बंगाल के लिए, नहीं तो इतने अनुप्रवेशकारियों को कुछ करता क्यों नहीं। तो एसआईआर में वो वार्ता सीधी तरीके से चला गया कि भारत सरकार इज सीरियस टू गेट रिड ऑफ वो अनुप्रवेशकारियों को बाहर निकालने के लिए वो सीरियस है। तो और एसआईआर के बाद जो एसआईआर अपने आप में एक एंथुसियाज्म का जन्म दिया है लोगों में कि मैं भी एलिजिबल हूँ। मतलब अब तक तो हम वोटाधिकार के बारे में तो बोल रहे थे, लेकिन और सब मतलब हमारे लिए वो टेकन फॉर ग्रांटेड था कि सब वोट तो देंगे ही, लेकिन एसआईआर से दिखा दिया कि वोट देने के लिए भी योग्यता की जरूरत है। तो ये एक एंथुसियाज्म पॉइंट पैदा किया लोगों में कि मेरा नाम है, मतलब मैं योग्य हूँ और मैं जरूर जाऊंगा वोट देने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जा पाता अगर वो ये सारे जो सेंट्रल फोर्सेस आए हैं और वो जिस तरीके से काम किए ग्राउंड पे, मतलब कल रात को क्या हुआ हम सब जानते हैं। पूरा दक्षिण 24 परगना में जो देवाशीष दा बोल रहे थे, जो सारे एरिया भांगुर है, कैनिंग है, वो सारे जो बांग्लादेश वाला एरिया है, सारे जगह पर जाकर अच्छी तरह से कल दिवाली मनाई सीआरपीएफ ने। तो आज ममता दीदी ने भी रो रो के बोल रही थी देखिए ऐसे मारा है। तो 50 से बंगाल से देखा ही नहीं कि लोगों को पिटाया जा रहा है। तो ये जो बात है, इससे भरोसा पैदा हुआ भाजपा का। मतलब मुझे ऐसा लगा कि 2021 से भाजपा ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बंगाल में मतलब बोलना कि मैं इसको वोट दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई बोलते नहीं है क्योंकि आप नहीं देंगे, मतलब इस थ्रेट कल्चर जो है यह एक दूसरे तरीका का है। बोल दिया, वो फौलता भी जहांगीर ने बोल दिया है अगर आप वैसे वोट देंगे तो आपको बाहर ताला लगा के घर को जला देंगे। और यहाँ पे ऐसा होता है, लोग विश्वास करते हैं कि सच में मेरा घर जलाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भी नहीं अच्छी तरह से। तो इसीलिए वो रेंज आ गया कि 21 से 31 तक तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगली इम्पेडिमेंट काउंटिंग है वो बहुत अच्छी तरह से करना है। नहीं तो उसका भी एक फॉर्मेट है, वो भी मुझे पता है कि क्या फॉर्मेट है, मैं ट्वीट भी करूंगी उसके बारे में। अब वक्त आ गया है, वो काउंटिंग घोटाला अगर हम रोक देते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भले इसकी कोई आलोचना करे या कोई पक्ष में बोले, लेकिन जिस तरह से आईपीएस अजयपाल शर्मा ने सड़कों पर उतरकर जो लोग मतदाताओं को डरा रहे थे उनको जिस तरह से हौसला एक तरह से दिया गया, वो हिम्मत भी दिखाई दी। क्योंकि पिछले बार जिस तरह की हिंसा बीजेपी की कार्यकर्ताओं के साथ या बीजेपी के वोटर्स के साथ हुई थी, उसके बाद उनका फिर बाहर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए, उनको पोलिंग बूथ तक लेकर जाना। क्या आपको लगता है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था की गई और जो भरोसा दिया गया है, ये कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को पोलिंग बूथ तक लेकर आया है जो टीएमसी से त्रस्त है? लेकिन पिछले 35 साल का वाम जमाना में और उसके बाद 15 साल ममताज बेगम का, मैं कहता हूँ जानबूझ के ममताज बेगम का ये जो राज चला यार, इधर औरंगजेब और अकबर के समय ये हुआ कि नहीं ये मेरा डाउट है। तो प्रैक्टिकली शी स्टीमरोल्ड एवरीथिंग और उसकी ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो जो कहेगी वही सही है, एंड शी वाज ऑलवेज वन वे। आज जो देखा शुभेंदु अधिकारी को मैं नमन करता हूँ, उससे अभी मैं थोड़ा क्लोज हो गया और थोड़ा नजदीक भी आ गया। वो भी बहुत अच्छा सरल सादा सीधा बंदा है, उसका कोई संसार नहीं है, हम लोग ही उसका संसार है। उन्होंने पूरा ये बैटल को, टेबल को, ही टर्न द टेबल अराउंड। आज मैंने पहले बार देखा कि वो चेस करके कुछ गुंडागर्दी जो जय बांग्ला स्लोगन दे रहा था, बांग्लादेश का घुसपैठी हो, जो मुसलमान या हिंदू मेरे को जानना भी नहीं चाहता हूँ मैं, उन लोगों को चेस करके ये कालीघाट का, मैं कालीघाट में बैठा हूँ अभी, कालीघाट रोड का जो
काउंसिलर ऑफिस है उससे भगा दिया। और मैं पूरा नमस्कार करता हूँ सारे टीम, एटलीस्ट भवानीपुर में जो काम किया, इट हैज बीन एक्सेप्लरी। और सारे सीआरपीएफ जवान और हमारे जो वीर सैनिकों हैं, उन्होंने सचमुच उसका प्रेजेंस, जो वाइब्रेशन वो है, उसका बूट का जो चलन है ना, कदम कदम बढ़ाया जा, आज हमने पहले बार सुना। और एक क्विक रिस्पॉन्स टीम इतना जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहा था, मेरे को भरोसा आ गया। सारे बंगाली लोगों का आज तो भरोसा आ ही गया। और मैं कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूँ, without the experience of politics, I can still claim that Bengal has cleaned up this mess. हम लोग ये मेस को क्लीन करके ही रहेंगे। और शुभेंदु का जो एटीट्यूड मैंने देखा, और ही इज बैक्ड अप बाय एडिक्वेटली, वो तो चेंज करके ही रखेंगे। देवाशीष जी, देवजानी दी, दीदिया, सारे लोग आप मान जाइए कि ये बैटल हम लोग ऑलमोस्ट जीत गया, और हिंदुस्तान अभी पूरा हो गया वेस्ट से ईस्ट तक। बाकी सब लोग बंगाल का हाल बता रहे हैं। जो दर्शक कभी नहीं जानते कि डॉक्टर बनर्जी कहाँ पर बैठे हैं, रजत शुक्ल बनर्जी जी कहाँ बैठे हैं, मैं बताता हूँ कि बिल्कुल ममता दीदी के पड़ोस में, बगल में 100 मीटर दूरी भी नहीं है वहां से, वहां बैठे हैं। मेरे 2 सवाल हैं कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के लिए बंगाल जाना जाता है, क्या आप जिस तरह से आप पूरी व्याख्या कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा? ये पहली बात है। और दूसरा, पिछली बार के मुकाबले आज पोलिंग के बाद उस बनर्जी मोहल्ले का हाल क्या है, वहां की स्थिति क्या है? उसका स्थिति क्या है? उसका स्थिति एक पंक्चर्ड फुटबॉल जैसा। फुटबॉल जब पंक्चर होता है ना, बाउंसिंग फुटबॉल पूरा पंक्चर हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अभी मैं कहता हूँ पोस्टपोन वायलेंस का कोई अभी जनता जो है ना, सोचिए कि शुभेंदु के साथ जो वॉक कर रहा था, वो पलट के उसको चेस करके भगाया। थोड़ा बहुत वो नारा लगाया जय बांग्ला करके। और मैं सारे को बताना चाहता हूँ कि अभिषेक बनर्जी नाम का जो चोर है ना, जो मशहूर चोर है, जो क्लास 8 या 10 नोबडी नोज, वो बंदा जो 170 कर और बैंक में ना जाने कितना सोने, सोचिए कि 50 किलो सोने हैं उसके पास, वो चोर का मकान का सामने बैठ के हम हितेश जी को इंटरव्यू दिया था। वो हमारा बिल्कुल वॉल शेयरिंग प्रॉपर्टी है। और आज एक अमेरिका से आया है मेरा भाई जुदाजीत सेन, वो भी आज थोड़ा सा एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसका तो डर था, अभी वो वीडियो निकल जाएगा फेसबुक में। वो छतों में उठकर मैं खुद ही हाथ से वीडियो बनाया, वो अभिषेक बनर्जी का चुरा हुआ मकान, वो हम लोग बीजेपी का ऑफिस बना के चलेंगे, उसका ऊपर हरे कृष्ण टेम्पल करके हम रहेंगे। अभिषेक बनर्जी है, वो फाल्टा के उम्मीदवार के साथ खड़े होकर धमकी दे रहे थे सुरक्षा बलों को कि तुम लोग कब तक यहाँ पर रहोगे, 4 तारीख के बाद हम तुमको देख लेंगे। इतना, इसके बावजूद लोगों का बाहर निकलना ये बताता है कि अब ये गुंडागर्दी शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं है टीएमसी की। वास्तव में आपने अभिषेक बनर्जी की बात की, मैं खुद ममता बनर्जी की बात करता हूँ। अभी डॉक्टर साहब थे वहां पर, मैंने लोगों से सुना, और ये मैं कही हुई बात नहीं कह रहा, कि वास्तव में लोग कह रहे थे कि असली बंदोपाध्याय, असली बनर्जी, असली बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, बंगाल की अस्मिता और उसकी पहचान को, उसका अपहरण कर लिया गया है। ये बंगाल के शब्द थे, और इन शब्दों को आधार कोई ममता बनर्जी का राजनीतिक विरोधी या आलोचक नहीं देगा। खुद हिंसा की पैरोकार सत्ता हो जाती है तो उनका जो भतीजा है उसके बयान बहुत सारे चले, अभिषेक के। खुद ममता बनर्जी का एक बयान बहुत विवादास्पद है। अभी भांगड़ में 79 क्रूड बम मिले हैं, वहाँ देसी बम मिले हैं, 80 बम मिले हैं। और ये वो जगह है जहाँ से शौकत मुल्ला, जो टीएमसी का व्यक्ति है, उसका नाम लेकर ममता बनर्जी कहती है, अरे तुम तो वहीं से हो ना जहां पर तुम लोग बम बनाते हो। आज एनआईए जांच कर रही है और राज्य की मुख्यमंत्री बता रही है कि वहां पर क्या होता है। तो ये बम भी है, बम का जो बनाने वाले हैं वो भी है, और उन पर जो राजनीतिक सत्ता हाथ रखती है वो भी एक्सपोज हुई है। और इस सब के सामने, आपके सामने, उस बंगाली भद्रलोक की वो आवाज है जो बताती है कि गोली बम तुमने बहुत चला लिए, मगर इस लोकतंत्र पर और ज्यादा आघात देने का मौका ये बंगाल आपको अब नहीं देगा। मैं इसे ये जो पूरा जो सर्ज है, मैं इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देख रहा।
ये कल्चरल रिकॉल है, अपनी आत्मा की आवाज है। अगर ये है तो कोई पॉलिटिकल मैंडेट जैसी चीज ये नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि बंगाल की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भाजपा वहां पर गई है। आप ये सोच सकते हैं कि 3 पार्टी वाली जो 0 से 3 और 3 से 77 यानी 200 गुना से ज्यादा बड़ी जंप लगाना, और फिर उस 200 की जंप को आज के अगर आप पोस्ट देखें तो आप उसको डबल करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप पहले 10-11% पर आते हैं, उसके बाद 38-40% पर आते हैं, और फिर सत्ता की दहलीज पर ही नहीं जाके वहां पर सत्ता को पटक लगा देते हैं। ये समीकरण केवल राजनीति के बूते संभव नहीं है, ये राजनीतिक नारों से संभव नहीं है। ये अस्मिता की आवाज है, संस्कृति की आवाज है, बंगाल के सम्मान की आवाज है, ये वंदे मातरम की आवाज है। किसी इसे पॉलिटिकल मैंडेट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ये वास्तव में बंगाल के भरोसे की जीत मुझे लग रहा है। आज जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये बात आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का सर्ज है, पार्टियां थोड़ा थोड़ा अंतर पैदा करती हैं, मगर बंगाल कितना बड़ा अंतर और कितना बड़ा आश्वासन चाह रहा था। देवजानी जी जब बोल रही थी तो हम सबके लिए आंख खोलने वाली बात है कि 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल पाया है। और वास्तव में ये दूसरा परिवर्तन का दूसरा बड़ा क्षण है। मैं बीच की बात नहीं कर रहा, मैं 5 साल पहले की, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। जो सत्ता बिल्कुल हलक के साथ यहाँ पर बैठती थी वो 40 सीटों पर सिमट गई थी एकदम से, एक झटके में। किसी ने नहीं सोचा था कि वाम मोर्चा का ये स्थिति होगी। और आज जिस तरह के आंकड़े या टीओआई का मैं देख रहा था, पोल ऑफ पोल्स है, उसमें जो है यानी कि सारे जो विश्लेषण है उनकी आवाज एक ही है, और वो जो साउंड है, जो आवाज है, उसमें जनमत सीधा सीधा जनता की बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा है। तो ये 2 चरणों में चुनाव कराना और उसके बाद 2 चरणों में बिना वैसी हिंसा के जिसका कि इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, क्या ये चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी सफलता थी? देखिए, चुनाव आयोग के रोल पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए बंगाल में, लेकिन जिस ढंग से हिंसा मुक्त चुनाव ये हुआ है, इसीलिए उन सारे जो क्वेश्चन उठाए गए थे वो सारे निरस्त हो जाते हैं। और उसकी वैधता, जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा था वो सही कर रहा था, सही दिशा में चुनाव आयोग सोच रहा था, जा रहा था। ये अब इलेक्शन का जो घटनाक्रम देखने से वो एकदम सही साबित होता है, क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। बहुत जब से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को, जो इतना हिंसा, कम हिंसा नहीं के बराबर हिंसा के बराबर जो है इस चुनाव हो। तो इसीलिए चुनाव आयोग को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो उन्होंने बिना प्रेशर में आए हुए उन्होंने अपना काम किया और एक निष्पक्ष चुनाव जो है उन्होंने सुनिश्चित किया, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव उन्होंने निश्चित किया। इसके लिए चुनाव आयोग को जो है वो बधाई देना हम सबको चाहिए। और सारे क्वेश्चन जो पहले उठाए जा रहे थे उनकी कितना निरर्थक क्वेश्चन था, कितना एक बिना मतलब का चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा था, अंडू दबाव बनाया जा रहा था, वो जो है सिद्ध होता है कि वो सब कुछ गलत था। जिस जमात को जो है कहते कि घुसपैठ सबसे ज्यादा वहीं से होती है और उसको लेके कई सवाल भी खड़े हुए थे। ऐसे में आज के चुनाव में इतनी सीटें देना एग्जिट पोल में भी, और जो हमारे साथ हमारे गेस्ट जो बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि वो सीटें ममता बनर्जी गंवा रही है। एक वोट कंसोलिडेशन जो उन्होंने किया था, क्या अब वो बंगाली अस्मिता की जो बात कही जा रही थी या महिला सुरक्षा की जो बात कही जा रही थी वो इस पर भारी पड़ता हुआ आपको भी दिखाई देता है? लेकिन मैं जो चुनाव आयोग की बात है, आपको ध्यान रखा कि बिहार में लालू जी के समय में तेलंगाना रास्ता और उसको बदलने में जहाँ एक बहुत बड़ा रोल नीतीश कुमार का था, एक तो उस समय के इलेक्शन कमिश्नर थे KJ राव, उनका भी एक बड़ा रोल था। तो ऐसे ही अगर ये बंगाल में 15 साल की जो जमहूरी अराजकता है, उससे पहले 35 वर्ष लोग वामपंथी ने
वहाँ पे इलाज किया। तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो श्रीजी राव वाले रूम में आ पाते हैं, या वो सब ना, तो देख रहा है कि ऐसा हो रहा है। दूसरा, ये जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है, ये बहुत पोरस बॉर्डर है, कहीं बहुत सारे स्थानों पर डिमार्केटेड में नहीं है। मैंने कोई बॉर्डर ऐसी नहीं है, कोई बॉर्डर पर से आएंगे। और व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर सुबह उधर और शाम को इधर, या शाम को इधर और सुबह उधर, कब सब्जी मतलब भाजी खरीदते खरीदते कब बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। तो उतना भी इतनी पोरोसिटी भी है, और वहां पर अगर इतनी सीट्स प्रेडिक्ट हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो अभी तक पोलराइजेशन होता था उसके सामने एक ठीक सा कंसोलिडेशन हुआ है। इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज थी, उनका एक वीडियो था, वो वीडियो भी काफी चला, जिसमें उन्होंने बोला रहा गुलशन तो फूल खेलेंगे, रहा टीएमसी तो फिर मिलेंगे। हाँ, तो कल हमने इस पे चर्चा भी की थी, जिसमें लग रहा था कि रहा या नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, रहा तो फिर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप परीक्षा देने जाते हो तो आपको आभास हो जाता है कि आपने क्या लिखा, कैसा लिखा, कितनी तैयारी हुई और कितने नंबर आपके मन में पता होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको आशंका है, वो वास्तव में अगर सेंट्रल फोर्सेस जो वहाँ रही है वो भय निकालने में, लोगों के मनों से भय निकालने में यदि वो सफल हुई है, और अभी ये जो डिस्काउंटिंग जिहाद की बात हो रही थी, अगर वो फ्रंट की बात हो रही थी, और अगर वो भी रुक जाता है, वो भी ठीक हो जाता है, मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है पॉजिटिव आना चाहिए। बंगाल बचेगा या नहीं बचेगा, ये उसकी लड़ाई है। और ऐसे समय में जो हिंदू समाज होता है वो बंगाल देश का अभिन्न अंग रहे, उसी के लिए वोट करेगा, ऐसा उसका बेसिक स्वभाव। मुझे लगता है कुल मिलाकर के ये पोलराइजेशन जो अभी तक होता था उसके खिलाफ एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है वो भाजपा के पक्ष में दिखता है, मतलब बात करने पर भी दिखता है। हिंदू खतरे में है की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पानीहाटी से जो हम बीजेपी की उम्मीदवार रही हैं अपना की माता जी, उनकी भी बात की थी, और आज उन्हें जिस तरह से घेरा गया था वो पूरे देश ने भी देखा। क्या आपको लगता है कि महिला वोटर, क्योंकि हर बार हम हर जगह चुनावों में देखते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्या इस बार बंगाल की महिलाओं ने भी लक्ष्मी भंडार योजना के बजाय अपनी सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया है? आरजीकर वाली जो घटना है, बंगाल में जितना महिलाओं पे हिंसा होती है इतना चर्चा नहीं होता उस बंगाल में महिलाओं पे हिंसा मतलब अगर आप जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के प्रोपोर्शन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की तरफ हिंसा जितना है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से, बंगाल की जनसंख्या के हिसाब से बंगाल में महिलाओं के ऊपर निर्यातन और भी बहुत ज्यादा है, और रेशियो बहुत ज्यादा है। लेकिन बंगाल में हम बात नहीं करते थे, हर रोज एक घटना घटता, मुझे लगता है एक दिन में 2 से 3 घटना ऐसा घटता है बंगाल में, रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्टेड होता है, दिन में 2 से 3, लेकिन हम उतना बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आरजीकर की जो घटना घटा है वो सबको जो कंसेंसस को मतलब फेस कर लिया था, क्योंकि वो घटा कहीं और नहीं, बिल्कुल सरकारी जगह पर, सरकारी अस्पताल पे वो ऐसी मतलब बहुत डरावना घटना है वो हत्या। तो वो घटने के बाद सब लोग उनके साथ रिलेट कर पाई है, क्योंकि वो पहला नंबर एक है, ऐसा है कि वो एक डॉक्टर भी, और मतलब एक डॉक्टर की तरफ लोगों की दृष्टि अलग होता है वैसा। और फिर वो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वन ऑफ दी मतलब बहुत नामी जो होता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऐसा है, और सरकारी है। मतलब अगर हम सरकार के घर में ही सुरक्षित ना हो तो आप तो कोई भी सुरक्षित नहीं हो। ये जो फीलिंग लोगों में आया है, और अभया का जो हालत हुआ है वो उससे लोग जितना डरा, वो डर जो है
वो कनेक्ट हो गया है अभाया की माँ के साथ। और अभाया की मतलब ये है कि आरजी कौर में तो अभाया की जो मृत्यु है वो मुझे लगा कि वो एक तरह का एक कल्मिनेशन है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1990s आरजी कौर हैज अ सीरीज ऑफ मिस्टीरियस डेथ्स। सीरियल के टाइम में भी ये हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 करके आरजी कौर में लगभग 20 मृत्यु ऐसी हो चुकी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब अभाया को हुआ तब वो ऐसे हुआ, वो भी पहले बोला गया था अभाया की माँ को, माँ बाबा को कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, पहले बोला ऐसा गया था, लेकिन बाद में वो लोग सुसाइड बोल के चला नहीं पाया। तो वो जो कॉन्शियस मतलब कंपोजिट कॉन्शियस ऑफ बंगाल हैड यूनाइटेड, ये एक संयोग की बात है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वी आर एक्चुअली वाचिंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट। बिल्कुल हिस्टोरिकल जी, ये रहा है हिस्टोरिकल इंसिडेंट। और जी because before I finish, I just want to say only one thing कि अभाया की मृत्यु को लेकर ये वामपंथी लोग, बंगाल की असली फोर्स जो ममता के पीछे खड़ी है, वो है बहुत जो बृहद वामपंथी फोर्स है, वो सारे लोग मिलकर अभाया की मृत्यु को कवर अप करने की कोशिश की। और उन्होंने ऐसा प्लान भी बनाया था कि अभया मंच करके दूसरा गन लॉन्च कर देंगे और जिसका फेस बनाएंगे अभया की माँ बाबा को। लेकिन वहां पे सारे पूरे हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखोगे तो बंगाल के कम्युनिस्टों ने, बंगाल के वामपंथियों ने हर टाइम कोई भी आंदोलन को हाईजैक किया। लेकिन वहां पे भाजपा की जीत ये है कि भाजपा ने आंदोलन को एट द फाइनल स्टेज में आके हाईजैक कर दिया। ये नहीं, अगर अभया की माँ किसी से के होगी तो भाजपा से होगी। ये भी एक बहुत बड़ा हार है वामपंथियों का, ममता का। और ममता का और एक हार है हिंसा ना कर पाना, क्योंकि ये जो ममता जो जीत रही थी या फिर वामपंथियों जो जीतता था, मतलब सारे हिंसा के भरोसे, हिंसा करके डरा थी। और ये जो इस बार जो डरा नहीं पाया, हिंसा कर नहीं पाया, ये भी उनका एक हार है और पहला हार है। हिंसा के दम पर काफी चीजें जो चुनाव में होती थी, डराना, वोटरों को डराना, मतदाताओं को डराना, और उसके बाद जीतने के बाद जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उन्हें इतना डरा देना कि आने वाले 5 साल तक वो इस बारे में सोच भी ना सके। हमारे साथ हमारे पांचजनी के संवाददाता रितेश कश्यप भी है। रितेश जी, अब तो दोनों चरण के चुनाव हो चुके हैं, आप जहाँ जहाँ घूमे हैं वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है? जब हम घूम रहे थे आसनसोल, बर्धमान, कोलकाता नॉर्थ, भवानीपुर, यादवपुर, इन सारे जगहों पे जहाँ भी हम गए, तो मुझे जो अभी सब लोगों से मैं आज शाम को बात कर रहा था सब स्थिति में, कुल मिला के घूमने के बाद जैसे भी हम लोग चर्चा एक बार कर रहे थे वामपंथियों की और टीएमसी की, तो बस इतना ही हमको लगता है कि वामपंथी और टीएमसी में अंतर कुछ भी नहीं रहा है। अब वामपंथियों का ही एक नया रूप टीएमसी बन के आया है, सीपीएम का एक नया रूप है जो नाम बदल करके टीएमसी काम कर रहा है। अभी पूरे बंगाल की बात करें तो, क्योंकि जो उस वक्त के लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि दादा हम लोग भी उस वक्त भी इन्हीं चीज़ों को झेले और टीएमसी के दौरान भी हम इन्हीं चीज़ों को झेल रहे। फर्स्ट फेज के बाद हम लोग फर्स्ट फेज के दौरान जब हम लोग जिन क्षेत्रों में घूम रहे थे वहाँ की तो स्थिति हम लोग सबको एक बार देख ली है, लेकिन अभी सेकंड फेज के बाद जो मुझे कुछ हद तक जो रिपोर्ट आया है कि जैसे मुस्लिम वोट फर्स्ट फेज में थोड़ा सा पहला था, स्कैटर्ड हो गया था अलग अलग जगह पे, लेकिन वो जो हुआ उसको लेकर के इस बार जो नॉर्थ 24 या साउथ 24 के परगना में जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स, वो बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हुए, एक साथ मिलकर के पोलराइजेशन के तरीके पोलराइज हुए वो लोग फर्स्ट फेज की स्थिति को देखने के बाद।
लेकिन जैसे वो पोलराइज हुए उतना ही पोलराइजेशन हिंदुओं में भी देखने को मिला है। वो जितने एग्रेसिवली वोटिंग करने के लिए वो आ रहे थे, उतना ही एग्रेसिव हिंदू भी वोट करने के लिए आए। हिंसा की बात जहाँ तक करें तो भवानीपुर में आप लोगों को हिंसा का प्रयास दिखा। एक बात हम और कहेंगे कि जैसे पिछले बार 2021 की बात करते हैं, तो 21 में जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था हिंदुओं को कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है। ये कल्पना ही नहीं था उनके पास में कि ठीक है वोट हुआ तो हुआ, जिस वक्त वोटिंग के दौरान जितना हिंसा होना था वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा हिंसा होगा इसका कोई कल्पना नहीं था। लेकिन इस बार ये कहानी नहीं, इस बार कहानी उल्टा है। इस बार वो कल्पना में उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार वायलेंस हो सकता है। इतनी तैयारी वो भी करके बैठे हैं कि हम आत्मरक्षा करने के लिए हम रेडी। कहाँ पर बंगाल पहुंचा है, कहाँ भारत के बाकी राज्य पहुंचे हैं, ये चीज बंगाल के लोगों को भी तो दिख रही होगी डेवलपमेंट की बात अगर करें। अब देखिए, जैसे वामपंथी दलों का एंटी इंडस्ट्री अप्रोच था, टीएमसी का अप्रोच बहुत अलग नहीं था। क्योंकि टीएमसी, अगर आपको ध्यान होगा तो टीएमसी जो आई थी बहुत पॉपुलर हुई थी, वो टाटा के नैनो प्लांट का विरोध करके आ रही थी। तो फंडामेंटल अप्रोच में तो कोई डिफरेंस नहीं था। जब फंडामेंटल अप्रोच इंडस्ट्री के प्रति एक ही है तो फिर रिजल्ट कहाँ से डिफरेंट होगा। तो इसलिए स्वाभाविक जो रिजल्ट था पहले जो था, जैसा स्थिति फिर वैसा ही रहा। इसीलिए जो उम्मीद कर रहे थे जो टीएमसी से जो है वो उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होगा, इंडस्ट्री आएगा, वो उम्मीद ही गलत था। तो इसलिए उसको होना ये सब, हाँ वही वो वेस्ट जो लेफ्टिस्ट का वही कंसेप्ट फंडामेंटल सेम थे, फंडामेंटल साथ में आगे जुड़ गए थे। तो कैसे नाम बदल गया, वही था। इसीलिए बीजेपी का आना, बीजेपी के लिए तो ये एक स्टेट और बढ़ जाएगी, और उसका जो है संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो वहाँ के थे, एक इमोशनल इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन बंगाल के लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एक वहाँ एक नई टाइप की राजनीति हो, एक नया इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने, जिससे बंगाल अपना पुराना जो गौरव था, जो इकोनॉमिक हब हुआ करता था देश का, वो फिर से बने। इसके लिए जरूरी है बीजेपी का बंगाल में आना। और उम्मीद है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, जो सारे जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो शायद आ भी जाएगा कि जिसे बंगाली अस्मिता कहा जा रहा है, क्या वो अपना हिंदू बौद्ध बंगाल का नहीं है? वो ये राम की शक्ति पूजा वाला बंगाल, दुर्गा का जो बंगाल है, दोनों ही चीजें, चाहे निराला की बात करो चाहे शक्ति की बात करो, बंगाल अपनी सांस्कृतिक जड़ों का जब आग्रह करता है, अपने हिंदू बोध की जब बात करता है, तो फिर उसे बंगाली अस्मिता में सीमित क्यों करा जाता है? क्या ये अपनी रूट्स को, अपने कनेक्ट को दोबारा से आइडेंटिफाई करने का, जोड़ने का ये आग्रह बंगाल का इसे हिंदू आग्रह के तौर पर देखने में दिक्कत क्या है? देवाशीष जी, देखिए इसमें भी कल्प्रिट वही वामपंथी है। देखिए यहाँ पर जैसे दुर्गा पूजा होती थी, दुर्गा पूजा को वामपंथियों ने दुर्गा उत्सव बना दिया। दुर्गा उत्सव के बाद वो बन गया शरद उत्सव, एक सीजन आइडेंटिफाई कर दिया। दुर्गा पूजा से दुर्गा उत्सव से शरद उत्सव, शरद उत्सव के बाद अब ममता बनर्जी ने उसको बना दिया कार्निवल सजा उसको मेरा बन गया। उनका तब कहने का मतलब ये था कि बंगाली लैंग्वेज को कोर में रखकर वो एक नया आइडेंटिटी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे। सोशल इंजीनियरिंग उनको क्या मदद मिली? उनको मदद मिली ढाका यूनिवर्सिटी की, उनको मदद मिली बांग्लादेश के सारे जितने मुस्लिम जो स्कॉलर हैं उनकी मदद मिली। तो उन्होंने एक तो बांग्ला लैंग्वेज में सारे अरबी भारतीय वर्ड्स डाल दिए, सलाम, इश्तिहार, ये सारे अरबी भारतीय वर्ड बांग्ला में डाले, बांग्ला भी संस्कृताइज कर दिया। और इस तरह एक आबोह मंडल बन गया कि बंगाली पन का ये पार्ट है। आप दुर्भाग्य देखिए, विकास भट्टाचार्य यहाँ में खड़ा होकर बीफ फेस्टिवल कर रहा है।
सीट का मार खा रहा है और Yes. टिकट पे वो इलेक्शन लड़ रहा है। और यही वापसी लोग सबसे पहले हमारे असुविधा की बात करते थे। भाषा आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, भाषा आंदोलन, वो ढाका यूनिवर्सिटी के भाषा आंदोलन से आइडेंटिफाई करते थे आपको। लेकिन रविंद्रनाथ को बोलते थे बुर्जुआ कवि, विवेकानंद हो गया बेकार युवा, बेकार लड़का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लोग गाली गलौज करते थे। इस तरह से ये जो जड़ें वामपंथियों ने खोदी है उसका रिपरकशन हुआ है बंगाल में। क्योंकि बंगाल अस्मिता की जो बात बता रहे हैं, दादा हमारे बता रहे हैं, वो एकदम सही बात है। क्योंकि बंगाली अस्मिता को जब पता चला कि हिंदुत्व से हटके हिंदू ने, मैं हिंदू नेस ही बोल देता हूँ, हिंदू नेस से हटके अगर कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेगा, ये बनाएगा, तो कितनी खोखली है। अब बंगाली को पता चला है। क्योंकि एक तो बंगाली डायस्पोरा बड़ा है, थोड़ा बाहर गए हैं लोग। वामपंथियों के जमाने में खाली एकदम वही के मेंटेस बन गए थे, बंगाल में बैठे रहते थे, वही कलकत्ता में बैठे रहते थे, वही अड्डा मारते थे, कहीं बाहर आते थे। और सिर्फ वामपंथी जो फिल्टर करके लाते थे, जो फिल्टर करके बात ये जो वो लाते थे, बस उसी को करते रहते थे। लेकिन जैसे आईटी रेवोल्यूशन हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद बंगाली को पता चला कि ऑपरेशन बरगा ने सिर्फ एग्रीकल्चर को बर्बाद नहीं किया, लेकिन लैंड होल्डिंग को इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया है कि आज बंगाल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री ना होने का सब बड़ी वजह है लैक ऑफ लैंड होल्डिंग एकदम बर्बाद है। लैंड होल्डिंग को कुछ नहीं पता है। वेस्ट बंगाल एक अच्छा स्टेट है, कितना उसका स्क्वायर किलोमीटर कितना कम है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा तो हम लोग को पता चलता कि बाय परसेंटेज बाय रेशियो सबसे ज्यादा वेस्टेड लैंड गवर्नमेंट होल्डिंग बंगाल में है। और ये जितना भी गवर्नमेंट होल्डिंग लैंड है, ये पूरा लैंड माफिया के अंदर चला गया है। और ये शुरू हुआ था ऑपरेशन ऑर्गा से, लैंड होल्डिंग बर्बाद किया, लैंड ओनरशिप को बर्बाद किया। ममता बनर्जी सीमोर से टाटा को हटाई तो दादा सेफ था। जो सरकार आती है टाटा को भगा कर, उसका प्रो इंडस्ट्री इफेक्ट बन ही नहीं सकता है। उसके बाद उसका लैंड एक्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया कि लैंड एक्विजिशन इज द बिगेस्ट ऑर्डर टू इन बंगाल। आप हल्दिया पोर्ट से लेकर हल्दिया पोर्ट के लिए कितनी मेहनत करी है, हमें मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत करी है हल्दिया पोर्ट के लिए, लेकिन लैंड प्रॉब्लम वजह से हल्दिया पोर्ट नहीं बन पाया। कैलकाटा मेट्रो लैंड एक्ट की वजह से कैलकाटा मेट्रो 15 साल से मेट्रो नेटवर्क कैलकाटा का काम रुका पड़ा रहा। 5 साल से ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैलकाटा मेट्रो का काम आगे बढ़ गया। 4 तारीख को पहला होबे परिवर्तन होबे तो हाँ, काउंटिंग में एक बहुत बड़ा घोटाला 2021 में भी हुआ है। पहला तो उसमें भी तो पहला ये है, ये सबको डराना धमकाना। ये जो मतलब बीच का जो फ्यू डेज है उसमें वो सबको धमकाएंगे और डराएंगे कि अगर आप काउंटिंग स्टेशन में पहुंचे और हम जो बोलेंगे उसके बाहर कुछ करोगे तो तुम्हारा तो है नहीं, तुम्हारा घर जल जाएगा और हम देख लेंगे कि क्या करना है। तो हमने देखा भी था 2021 के बाद कि वो क्या कर सकते हैं और क्या किया था पूरे बंगाल में। तो ये डर का एक खेल होता है। उसके बाद जो होता है ना, वो टेबल पे मतलब जो आप सोचो काउंटिंग कर रहे हो ईवीएम का, आप देख रहे हो कि ईवीएम का काउंटिंग क्या आया, तो वहाँ पे ऐसे लोग घूमते हैं, मतलब टीएमसी के लोग, वो जो आईपैक के लोग हैं वो घूमते हैं। तो वो एक चीज देते हैं, चीज मतलब आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें जो लिखा हुआ है आपको वही बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगा हमने जितना काम किया, और अभी ये बोलने का वक्त है, अब तक तो मैंने बोली नहीं। 2021 से मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, बहुत जानकारी लगाई, तो फिर मुझे उसका मॉडल पता चला कि बंगाल सरकार के पास पूरा मतलब वोटर टर्नआउट के हिसाब से सारे केंद्र का एक मतलब रेफरेंस काउंटिंग लिस्ट रेडी है, रेफरेंस काउंटिंग फॉर्मेट, मतलब आपका केंद्र में कितना वोट आ सकते हैं ऐसे करके।
अगर यहाँ पे इतना आगे है तो बाद के उस केंद्र में कितना आना है, मतलब वो पूरा जो मैथमेटिक्स है वो कस के रखे हैं। 4 तारीख को बंगाल की तस्वीर कितनी बदलती हुई देखते हैं, एग्जिट पोल भी और हमारे सारे हमने जो चर्चा की है उसका सार आप क्या निकालते हैं? तो मुझे तो लगता है डेविया ने ये जो अंतिम बात कही है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो स्थानीय प्रशासन है वो सारा एक समय तो उस स्थानीय प्रशासन का भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लेफ्ट ने किया हुआ था। उसमें उनकी अपनी सारी ट्रेड यूनियंस और हर लेवल की जैसे अगर आज भी केरल में लेफ्ट कुछ बाकी है तो केरल में भी पुलिस की एसोसिएशन है, मतलब पुलिस एसोसिएशन है केरल में। बंगाल में भी अगर बने जो बता रही है और रिसर्च मतलब उनका एक इन्वेस्टिगेशन है इस सारे में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी ध्यान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रखा होगा। और अगर ऐसा है तो ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। अब एग्जिट पोल तो आ ही गए हैं, आपका क्या कुछ आंकड़ा बनता है लोगों से बात करके चर्चा करने के बाद आपको क्या तस्वीर दिखती है? क्योंकि देखिए पिछले बार भी बीजेपी ने जिस तरह से बात की थी ना तो लोगों को लग रहा था कि संभावना और जीत में अंतर होता है, इस चक्कर में इस बार लोग कम बोल रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो जनता की हम बात सुन रहे हैं जो पिछले बार नहीं बोल रही थी, आपका अपना अनुभव क्या कह रहा है? देखिए कि हम लोग अभी सीट के अनुसार और वैसे नंबर्स तो नहीं रख रहे, मगर अभी रात तक जो ये सारे आंकड़े आ जाएंगे। अभी हम शो में थे और वोटिंग क्लोज हो रही थी। आज से ये जो पिछला चरण था 152 सीटों का जो था, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे किसी भी स्थिति में वो नंबर भाजपा का 104 से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा। ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 104 तो कम से कम नंबर है। पहले चरण की मैं बात कर रहा हूँ, अभी दूसरे चरण के जो आंकड़े और रुझान और हमारी बातचीत जारी है और अभी हम और कार्यक्रम करेंगे, दूसरे चरण की भी हम बात करेंगे। आज एग्जिट पोल्स बाकी एक तस्वीर बता रहे हैं, मगर मैं आपको पहले चरण का जो नंबर बता रहा हूँ वो 104 से प्लस है। एड ऑन होगा 142 सीटों में से भाजपा कितनी लेकर जा रही है और इस पर बड़ी चोट वहां पर टीएमसी को लगी है, उनकी भाव भंगिमा में बता रही है और जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े में वो बता रहे हैं। दोनों को जोड़कर हम जल्दी ही नंबर्स के साथ में विश्व करेंगे। तो करण है आपका? देखिए मेरा तो यही लगता है जो एक ये ऐतिहासिक क्षण होगा देश के लिए, जो पहली बार ऐसा होगा जो बीजेपी बंगाल में ऐसा लग रहा है, पॉजिटिवली ऐसा लग रहा है जो बीजेपी आ रही है। और अगर आ जाता है तो बंगाल के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा और जो राजनीति जो बंगाल में चल रही थी वो इसके साथ खत्म हो जाएगी। और चुनाव तो हो चुके हैं, मतदान हो चुके। 4 मई को 5 जन की टीम एक बार फिर से यहाँ बैठेगी, हमारे साथ विशेष अतिथि होंगे और दिन भर हम लगातार आपको लाइव कवरेज भी देते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हम उस दिन पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं करेंगे, बाकी राज्यों की भी बात करेंगे, हम तमिलनाडु की भी बात करेंगे, हम असम की भी बात करेंगे, हम केरल की भी बात करेंगे, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि वहां पर लोगों को जिस तरह से हमने बात की लगता है परिवर्तन चाहिए था, और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए या राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जो खतरे वहां से दिखाई दे रहे थे, इसलिए पूरे देश की नजरें भी पश्चिम बंगाल के चुनावों पर थी। घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वहां पर डेमोग्राफिक चेंज की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ये तमाम वो मुद्दे थे जिसमें पूरे देश की भी नजर थी। और इसलिए हमने विशेष तौर से पश्चिम बंगाल के लिए ये अपना चुनावी कार्यक्रम रखा था। लेकिन 4 तारीख को हम सभी राज्यों की बात करेंगे। आप सब 5 जनवरी के साथ जुड़े और आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।